वेलकम बैक टू इसके बैक अगेन विद अनदर वीडियो ऑफ माइन, जहां पे आज हम लोग अपना सेकंड चैप्टर ऑफ कैलकुलस सॉल्व करेंगे। इस एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में मैंने आपको बताया कि कुछ चैप्टर्स के कैलकुलस के कवर किए जा सकते हैं, तो वो हम कवर करने की कोशिश करेंगे। दिस चैप्टर इज एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। लास्ट चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का था, तो आई थिंक प्रॉब्लम्स इन कंसेप्ट्स को एक्चुअली अंडरस्टैंड करने के लिए तो हमें कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आई डोंट थिंक इन प्रॉब्लम्स को रियली में सॉल्व करने के लिए कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम लोग बिना उसके भी इस चैप्टर को सॉल्व कर पाएंगे। फॉर अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज कनेक्टेड, नेवरदलेस वी कुड स्टिल सॉल्व इट। हम लोग सीधे एक्सरसाइज से ही शुरू करते हैं, क्योंकि हमें ऑलरेडी डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट पता है, एटलीस्ट बेसिक भी पता है। तो अगर कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट जस्ट इन केस अपीयर भी कर जाता है, आई विल इंट्रोड्यूस इट राइट अवे। हम लोग सीधे एक्सरसाइज से शुरू करेंगे, क्योंकि एक एप्लीकेशन बेस्ड चैप्टर है। गिवन दैट आपको पता है डिफरेंशिएशन क्या है, कि डिफरेंशिएशन आपको बताता है कैसे एक क्वांटिटी कितनी तेज़ी से चेंज होती है जब दूसरी क्वांटिटी चेंज होती है जिस पे डिपेंड कर रही है, तो कितनी तेज़ी से चेंज होती है, उसी को हम लोग उसका डेरिवेटिव कहते हैं। तो इसके एप्लीकेशंस क्या है वो देखेंगे। पहला अगर हम लोग क्वेश्चन देखें तो पहले मैं ले लेता हूँ दूसरा क्वेश्चन। हमारा जो सेकेंड प्रॉब्लम है इन दिस एक्सरसाइज 6.1, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 cubic centimeter per second. How fast is the surface area increasing when the length of an edge is 12 centimeter? तो हमारे पास एक क्यूब है एंड इस क्यूब का पूरा वॉल्यूम कितनी तेजी से इंक्रीज कर रहा है, 8 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो अगर ये इंक्रीज कर रहा है तो सर्टेनली 8 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड मैं कहूँगा सिंस टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है। अगर मैंने वॉल्यूम को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, मतलब मुझे 8 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड मिलेगा। दैट इज व्हाट इट मीन्स, राइट? बिकॉज वेल डिफरेंशिएशन हमें रेट ऑफ चेंज ही बताता है। यहाँ पे चेंज किसके साथ हो रहा है, चेंज टाइम के साथ हो रहा है, कि जैसे टाइम इंक्रीज किया हमारा वॉल्यूम बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? वॉल्यूम बढ़ रहा है। मतलब डिफरेंशिएशन किसका होगा? वॉल्यूम का होगा। किसके रेस्पेक्ट में? जिसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में। तो dv/dt ये है। हमें बताना क्या है कि अगर वॉल्यूम इस रेट से बढ़ रहा है तो सरफेस एरिया कितनी रेट से बढ़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम तो इस पूरे की बात कर रहे हैं। यहाँ पे टोटल जितना स्पेस है, सरफेस एरिया इसमें से आपने एक सरफेस उठाया एंड इसका सरफेस एरिया कितनी तेजी से बढ़ रहा है, तब हमें बताना क्या है कि इसमें से एक सरफेस के लिए आपको बेसिकली बताना है कि ये कितनी तेजी से बढ़ रहा है। मतलब इस सरफेस एरिया का टाइम डेरिवेटिव क्या होगा। इनफैक्ट सरफेस एरिया तो हम लोग ये भी मान सकते हैं कि टोटल सरफेस एरिया। तो जैसे ये क्यूब एक्सपांड कर रहा है तो तभी तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो इसके सारे साइड्स एक्सपांड करें, टोटल साइड्स कितने हैं? 6। तो अगर एक साइड इस रेट से एक्सपांड कर रहे हैं तो टोटल क्यूब इस रेट टाइम 6 से एक्सपांड करेगा, क्योंकि ऐसे 6 सरफेसेस हैं। तो जो भी हमारा ये ds/dt होगा, जो कि एक सरफेस के लिए हमें बता रहे कि कितनी तेजी से बढ़ रहा है, तो उसे हमें 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे कैसे करेंगे? dv/dt को मैं कुछ ऐसे लिखता हूँ, इसे लिखा जा सकता है वेल dv/da टाइम्स में da/dt, इसे ऐसे लिखा जा सकता है। एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है? वेल मैंने ऊपर एंड नीचे da एंड da मल्टीप्लाई कर दिया। ये a क्या है? अगर a है मेरी साइड ऑफ दिस क्यूब, ए मेरे इस क्यूब की साइड है, मुझे पता है कि वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 वॉल्यूम इसका हो जाएगा इस पूरे क्यूब का ए क्यूब, राइट? अगर ए मेरी साइड है एंड एक अगर मेरे पास सरफेस है तो उसका बेसिकली सरफेस एरिया कितना होगा, ये हो जाएगा a²। तो मैंने मान लिया कि हमें बेसिकली देखना है कि कैसे एक लेंथ a बढ़ रही है टाइम के रेस्पेक्ट में। अगर मुझे पता है कि ये a लेंथ कैसे टाइम के रेस्पेक्ट में बढ़ रही है, दैट इज da/dt, तो इसे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया कि जैसे a बढ़ रही है तो a के रेस्पेक्ट में कितना तेजी से v बढ़ रहा है। तो dv/dt है, इसे और कैसे लिख सकते हो, dv/da टाइम्स da/dt बाई मल्टीप्लाइंग अप एंड डाउन साइड्स ऑफ द इक्वेशन da एंड dv/da एक साथ लिख लिए, da/dt एक साथ लिख लिए। सिंस क्योंकि मुझे v एज अ फंक्शन ऑफ a क्यूब पता है, मैं dv/da तुरंत कैलकुलेट कर सकता हूँ
क्या होगा 3a² हो जाएगा टाइम्स में, अब ये dA/dt हम लोग कैसे लिखें इसे, फॉर इंस्टेंस फॉर नाउ ऐसे ही लिख लेते हैं क्योंकि हमें नहीं पता है कि इंडिविजुअल लेंथ कितनी तेजी से बढ़ रही है। ये हमें पता है कि dV/dt 8 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड है, मतलब ये प्रोडक्ट इतना होगा। सिंस हमें ds/dt अभी पता करना है, अब मैंने क्या किया दैट विल आप लिख दो ds/dt क्या होगा, ये आपका हो जाएगा ds/dA टाइम्स dA/dt। अब ds/dA मतलब d ऑफ a² ओवर dA, 2a dA/dt। अब यहाँ पे अगर मैं 2a dA/dt देखूँ, इसे मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ कि यहाँ पे आपके पास a² dA/dt है, तो इसे मैंने लिख दिया a टाइम्स dA/dt। अब इसमें से a dA/dt मैंने क्या लिख दिया कि a dA/dt मैंने लिख दिया as इक्वल टू 8/3a। तो इस चीज़ को अब मैंने रिप्लेस कर दिया 8/3a से, सो दिस इज बेसिकली 16/3a, राइट। अब अगर इसे मैंने 16/3a लिख दिया विच इज बेसिकली ds/dt आई रोट राइट हियर, मुझे बस इसे अब 6 से मल्टीप्लाई करना है फॉर द टोटल रेट ऑफ चेंज ऑफ द सरफेस एरिया, सो दैट बेसिकली बिकम्स 32/a। जब हमारे a की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है, जब इस एज की 12 सेंटीमीटर है ये हमारा, तब कितना फास्ट ये चेंज करेगा, मतलब 32/12 हो गया। अब यहाँ पे ये हो गया हमारा 2 6 टाइम्स में कर सकते हैं, 16 टाइम्स में, देन 3 एंड हियर वी हैव 8, मतलब 8/3। एंड व्हाट इज दिस, सरफेस एरिया के लिए है, सो दिस विल बी स्क्वेयर्ड सेंटीमीटर पर सेकेंड। दैट वुड बी आवर आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो सेकेंड प्रॉब्लम हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं, दैट इज हाउ विल सॉल्व इट। उसके बाद फिफ्थ प्रॉब्लम लुक्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, तो आई थिंक हम लोग फिफ्थ प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्विट लेक एंड वेव्स मूव in circles at the speed of 5 centimeter per second. At the instant when the radius of the circular wave is 8 centimeter, how fast is the enclosed area increasing? तो circular waves है, सर्कुलर वेव्स एंड इनका एरिया इंक्रीज करेगा। जैसे एक स्टोन को फेंका, रिपल्स वेल आगे जाती हैं, रिपल्स एक्सपांड करती हैं। एक पर्टिकुलर आपने सर्कुलर वेव लिया, एक पर्टिकुलर रिपल लिया, तो जैसे एक्सपांड करेगा इसका रेडियस इंक्रीज हो रहा है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है। तो हमें बताया गया कि एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड ये एक्सपांड कर रहा है। दैट इज व्हाट इट मीन्स व्हेन इट सेज दैट वेव्स मूव इन सर्कल, क्योंकि वेव्स कोई ऐसी फिजिकल चीज नहीं है, दिस इज मोर लाइक द डिस्टर्बेंस इटसेल्फ। तो हम लोगों ने देख लिया दैट वेल dr/dt if r is the radius and this is not a oval, this is actually circle taken 3 dimensionally, is given to be 5 centimeter per second। तब हमें पता क्या करना है, जब रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव 8 सेंटीमीटर है, कितना फास्ट इंक्लोज्ड एरिया इंक्रीज करेगा। सो अगेन एरिया की बात हुई है, फॉर सर्कल πr² हो गया। तो मैंने पता किया कि ds/dt मैं लिख सकता हूं कि ds ओवर में dr टाइम्स dr ओवर dt हो गया। ds ओवर dr क्या होगा, दिस इज 2πr, dr ओवर dt क्या होगा, ये 5 हो गया, सो दैट इज 10πr। जब रेडियस हमारा कितना होगा, 8 सेंटीमीटर होगा, तो ये हमारा हो गया 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वेयर्ड पर सेकेंड। इतनी तेजी से इंक्रीज करेगा। सो इन दिस पर्टिकुलर केस, तो इसके आगे हम लोग कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। वी हैव सॉल्व्ड द सेकंड एंड द फिफ्थ, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक एट दिस पॉइंट ऑफ द वीडियो आई हैव टू पॉज एंड रब ऑल ऑफ इट एंड देन ओनली वी प्रोसीड बैक वंस अगेन। अब हम लोग देखते हैं द सेवंथ प्रॉब्लम, दैट वुड बी the length x of a rectangle is decreasing at the rate of 5 centimeter per minute and the width y is increasing at the rate of 4 centimeter per minute. When x equals 8 centimeter and y equals 6 centimeter, find the rates of change of a, the perimeter, b, the area of the rectangle. तब यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ x इंक्रीज कर रही है रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट से। सो dx/dt, क्योंकि टाइम के साथ ये हमारी लेंथ इंक्रीज कर रही है, सो दैट इज द टाइम डेरिवेटिव ऑफ x इज 5 सेंटीमीटर पर मिनट इंक्रीज कर रही है, सॉरी डिक्रीज कर रही है, तो नेगेटिव लगाएंगे। इसकी जो विड्थ है y, सो इसके लिए dy/dt हम लोग लिख सकते हैं 4 सेंटीमीटर पर मिनट, क्योंकि इस रेट से इंक्रीज करिए, सो दैट्स पॉजिटिव। तो अगर इसकी पैरामीटर देखें, सो दैट इज बेसिकली x प्लस वाई, ये किस रेट से चेंज करिए, सो
basically find d over dt of x plus y, which is just dx over dt plus dy over dt, right? So dx over dt plus dy over dt हमारा क्या होगा? Well, that is -1 सेंटीमीटर पर मिनट। तो इस रेट से हमारी जो टोटल पेरीमीटर है डिक्रीज करी है 1 सेंटीमीटर पर मिनट के साथ। ऑलराइट, एंड अगर हम लोग एरिया ऑफ द रेक्टेंगल देखें, सो एरिया इसका बेसिकली एक्स वाई होगा। सो यू आर कैलकुलेटिंग डी ओवर डी टी ऑफ एक्स वाई। सो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लग जाएगा एक्स डी वाई ओवर डी टी प्लस डी एक्स ओवर डी टी टाइम्स वाई। तो ये बेसिकली हमारा इक्वल हो गया, एक्स हमारा कितना गिवन है? 8 सेंटीमीटर, राइट? तो 8 सेंटीमीटर ये है, टाइम्स में डी वाई ओवर डी टी हमारा हो गया 4, प्लस में डी एक्स ओवर डी टी हैज़ बिन गिवन टू बी -5, टाइम्स में जब y हमारा है 6 सेंटीमीटर। सो दिस इज बेसिकली 8 4 32, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर पर स्क्वायर पर मिनट। इस रेट से हमारा टोटल एरिया जो है ये हमारा इंक्रीज करेगा। सो दैट इज 7th प्रॉब्लम। 8th प्रॉब्लम इज दैट अ balloon which always remains spherical on inflation is being inflated by pumping in 900 cubic centimeters of gas per second. Find the rate at which the radius of the balloon increases when the radius is 15 centimeter. तो यहाँ पे एक बलून है जिसको इन्फ्लेशन पे ये इट ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल एंड एज इट इज बीइंग इन्फ्लेटेड, तो वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज बता दिया गया है। dv ओवर dt हमारा है 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। देन इन दैट केस हमें बताना है द रेट एट विच रेडियस इंक्रीज करेगा जब हमारा रेडियस 15 सेंटीमीटर होगा। सो दिस यू राइट कि dv ओवर dt मैं लिख सकता हूँ एज dv ओवर dr टाइम्स dr ओवर dt, वेयर dr इज द डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ रेडियस। ये इक्वल है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के। नाउ dv ओवर dr को क्लियरली लिखा जा सकता है एज 4 पाई आर स्क्वेयर, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने के बाद टाइम्स dr ओवर dt इज वेल इक्वल टू 900। तो इस केस में dr ओवर dt शुड वेल इक्वल 900 ओवर 4 पाई आर स्क्वेयर। तो जब ये हमारा आर होगा 15 सेंटीमीटर तो इसका स्क्वेयर हो जाएगा 225 एंड 4 टाइम्स 225 900 के इक्वल होता है। सो दिस इज 1 ओवर पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इस रेट से इस बलून का रेडियस इंक्रीज करेगा व्हेन इट इज 15 सेंटीमीटर, राइट? उसके अलावा अगर हम लोग कोई और प्रॉब्लम देखें, सो दिस कुड बी 15th। The total cost C as a function of x and rupees associated with the production of x units of an item is given by C as a function of x equals 0.007x cube minus 0.003x square plus 15x plus 4000. Find the marginal cost when 17 units are produced. Marginal cost निकालने के लिए all you have to do is differentiate this thing with respect to the number of units produced, that is x here. तो dc over dx well इस केस में इक्वल होगा 3 टाइम्स 0.007x स्क्वेयर माइनस 2 टाइम्स 0.003x एंड उसके बाद में प्लस यहाँ पे है 15, राइट? तो जब 17 यूनिट्स बेसिकली प्रोड्यूस हो रहे हैं, आपने x की जगह रख दिया 17, यहाँ पे 17 का स्क्वायर है, यहाँ पे 17 है। एंड आई थिंक इस कैलकुलेशन को करने के लिए आई एम नॉट सीइंग माई कैलकुलेटर अराउंड, सो दिस इज प्रेटी लेंथी कैलकुलेशन, नॉट एग्जैक्टली लेंथी बट useless I would say to do in the board or in the video. तो you can just try, go ahead with the calculation yourself and जो भी आपकी ये जो value होगी that will be the marginal cost for when 17 units have been or are being produced. That is what you'll get as your answer. उसके बाद again we'll have to pause the video and rub all of it and then we proceed with. So I think there we are done with the necessary problems. I think from exercise 6.1 हम लोग easily 6.2 I think अब कर सकते हैं and we'll go ahead with that only.
and again only the necessary problems. तो इस केस में पहला हम लोग पहले ही प्रॉब्लम देखते हैं, एंड दैट इज दैट शो दैट द फंक्शन गिवन बाय f of x equals 3x plus 17 is increasing on r. तो अगर we have the function 3x plus 17, ये हमेशा r main, well that is basically the set of real numbers you know, में हमेशा increase करता है. So here you can clearly see that there are well no boundaries around it, या फिर एक particular domain नहीं दिया गया है under which this particular function is working. So that we are going ahead with assuming कि this is well valid throughout R, and in fact that has been told to us increasing on R. So we are considering कि यही हमारा region है जिसके अंदर ये function exist कर रहा है, and well this exists between negative and positive infinity, right? तो ये जो फंक्शन है हमारा नेगेटिव एंड पॉजिटिव इन्फिनिटी का ही यही बेसिकली डोमेन है. सो नाउ द थिंग इज दैट if you basically find that df over dx where x is its argument clearly, and well that is 3 and that is positive, this will be valid throughout R, right? Because the function is well valid throughout R. इसका मतलब this positive which basically shows that it is increasing अगर rate of change of positive हो, so this throughout R will only increase, and that I would say would be one very basic concept and one very reasonable. Of course अगर ये फंक्शन f of x सेकेंड प्रॉब्लम में एज ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ 2x गिवन है, तो इस केस में f प्राइम ऑफ x दैट इज x डेरिवेटिव वुड बी ओनली 2 एक्सपोनेंशियल ऑफ 2x, एंड अगेन दिस इज इंक्रीजिंग थ्रू आउट r. ये टर्म भी पॉजिटिव होगा, ये टर्म भी पॉजिटिव होगा, सो दैट अगेन इज वेरी रीजनेबल इंडीड. जो थर्ड प्रॉब्लम है यहाँ पे साइन फंक्शन का बताया गया है. दे शो दैट द फंक्शन गिवन बाय f of x equals sin x is increasing in 0 to pi by 2, and well that would be what we consider first. उसके बाद we can consider b and c. तो यहाँ पे ये जो sin x है अगर इसका मैं डेरिवेटिव कंसिडर करूँ that would be cos x, एंड cos x आपको पता है कि 0 एंड पाई बाई 2 के बीच में cos x की वैल्यू हमेशा इंक्रीज करती है. इफ यू इवन लुक एट बेसिक, इफ यू लुक एट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos x एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ वेल cos x, तो ये आपको क्लियरली पता है कि ये हमेशा पॉजिटिव होता है. ये हमेशा वैल्यू इसकी डिक्रीज करती है, वैल्यू इसकी डिक्रीज करती है, मतलब इसका तो रेट ऑफ चेंज नेगेटिव होता है, लेकिन ये हमेशा पॉजिटिव होता है 0 एंड पाई बाई 2 के बीच में. द फैक्ट कि इसका डेरिवेटिव 0 एंड पाई बाई 2 के बीच में हमेशा पॉजिटिव होता है, मतलब ये इस रीजन में हमेशा इंक्रीज करेगा. बी में जो है डिक्रीजेस इन पाई बाई 2 टू पाई. तो अगेन cos x की वैल्यू आपको पता है कि cos x जो है हमारा पाई बाई 2 एंड पाई के बीच में हमेशा इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है, एंड द फैक्ट कि इसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है इन दिस रीजन इज क्लियरली शोज कि यहाँ पे जो फंक्शन है इसकी वैल्यू डिक्रीज करेगी. वैसे c नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन 0 टू पाई, तो ऑल्दो इंडिविजुअली 0 से पाई बाई 2 में ही इंक्रीज कर रही है, पाई बाई 2 से पाई में ये डिक्रीज करिए, लेकिन अगर ओवरऑल चेंज देखें इस फंक्शन में कितना आता है फ्रॉम 0 टू पाई, तो कोई क्लियरली चेंज नहीं आता है, क्योंकि साइन ऑफ 0 इज 0, साइन ऑफ पाई इज ऑल्सो 0, तो कोई ओवरऑल चेंज नहीं आया. एंड फ्रॉम दैट वी कंक्लूड कि इस रीजन में हमारा फंक्शन doesn't increase or decrease. Right? उसके अलावा there are many more such problems right here. यहाँ पे अगर एक और प्रॉब्लम देखा जाए, so 7th question as well, that show that y equals log of 1 plus x and minus 2x by x plus 1, 2x by 2 plus x, such that x is always greater than minus 1 is an increasing function of x throughout its domain. तब यहाँ पे इसका जो डेरिवेटिव होगा y प्राइम x, log of 1 plus x का डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू x 1 over 1 plus x,
माइनस में इसका डेरिवेटिव क्या होगा? वेल यू कुड कंसिडर माइनस में 2 + x टाइम्स में इसका जो डेरिवेटिव है दैट वुड बी ओनली 2. नाउ माइनस, अब इसका डेरिवेटिव कंसिडर कर लेते हैं, दैट वुड बी ओनली 1 टाइम्स दिस, दैट वुड बी 2x ओवर में 2 + x का होल स्क्वायर. सो दैट वुड बी 1 over 1 + x माइनस, वेल दिस इज 4, देयर वी हैव 2x, तो ये हो गया 4 over 2 + x का होल स्क्वायर, राइट. So you can clearly see that, well, 1 + x, given that x is always greater than -1, of course, given that x is always greater than -1, or you'll have basically such log values that really don't exist and the function doesn't make sense at all. तो इस केस में you clearly know that 2 + x का whole square is always going to be greater than, in fact much greater than 1 + x. जिस केस में आप क्लियरली देख सकते हो कि ये जो ओवरऑल अगर आप डिफरेंस कंप्यूट करो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि दिस वैल्यू इज क्लियरली ऑलवेज ग्रेटर देन दिस वैल्यू, तो दिस थिंग इज ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव. इट्स एक्चुअली द रिवर्स, राइट, इट्स द रिवर्स. तो जिस केस में ये हमेशा अगर पॉजिटिव आते हैं, मतलब आपका ये जो फंक्शन होगा y हमेशा इंक्रीज करेगा इन इट्स डोमेन सच दैट x इज ऑलवेज greater than -1. So I think that would be the solution, the reasonable solution indeed for this problem. उसके आगे again we'll have to pause the video and rub all of it, and then we'll proceed ahead with some of the more problems. Alright, now we're back once again. अब हम लोग देख लेते हैं, we could also attempt another question, and maybe this could be, well, 19th problem, जो कि हमारे यहाँ पे last problem है in the exercise 6.2. तो ये जो 19th question है यहाँ पे हमें बताया गया that, well, y equals x² एक्सपोनेंशियल -x. तो हमें प्रूव करना है कि किस इंटरवल में, वेल वी हैव टू सेलेक्ट ऑफ द ऑप्शंस कि ये हमेशा इंक्रीज करेगा. सो द इंटरवल्स आर, लेट मी इवन राइट द ऑप्शंस, -∞ एंड इन्फिनिटी, -2 and 0, 2 and infinity, and 0 and 2. तो यहाँ पे किस इंटरवल में ये कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करेगा? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेल इसका डेरिवेटिव क्या होगा? y prime x, if we look at it, this is 2x एक्सपोनेंशियल -x, जिसे मैं आउट ऑफ ब्रैकेट्स लिखूंगा, प्लस में यहाँ पे एक्सपोनेंशियल -x का डेरिवेटिव खुद माइनस होगा, माइनस एक्सपोनेंशियल -x होगा, सो मल्टीप्लाइड बाई x². सो here we have 2x minus x² exponential of, well, -x. तो यहाँ पे अगर देखा जाए that, well, this is the derivative, this has to be always greater than 0 for a particular interval. अगर इस इंटरवल में इस फंक्शन y को x² exponential -x को इंक्रीज करना है, ये greater than 0 कब होगा? You could pick out this term right here and say that, well, 2x minus x² has to be greater than 0. And well, certainly in that case you could say that, well, 2x has to be greater than x² or x has to be lesser than 2. तो x की वैल्यू 2 से कम होनी चाहिए. तो पहले तो हम लोग कुछ ऑप्शंस रूल आउट कर सकते हैं. कौन कौन से रूल आउट कर सकते हैं? दैट, वेल, ये ऑप्शन एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये ऑप्शन एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे इसकी अगर हमें इस फंक्शन को कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कराना है, सो इसमें ये कॉन्स्टेंटली इंक्रीज नहीं करेगा और ये टर्म नेगेटिव होने वाला है, इसमें भी वही चीज़ होगी, राइट. तो ये तो एक हम लोगों ने चीज़ देख लिया कि x हैज़ टू बी लेसर देन 2. अब क्या x 0 से बड़ा होगा, 0 से छोटा होगा, फॉर विच दिस पर्टिकुलर थिंग इज हैपनिंग? वेल, यू कुड सी राइट हियर कि अगर हमारा x लेसर देन 2 है, उस केस में यू आर ऑलवेज हैविंग दैट 2x minus x², दिस टर्म इज ग्रेटर देन 0. तो इस टर्म को जब हम लोगों ने पॉजिटिव रख लिया, इस टर्म को भी हम लोग पॉजिटिव रखेंगे, तभी ये टोटल हमारा प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा. एक्सपोनेंशियल ऑफ -x, वेल व्हाट इज दैट? वेल, नाउ दैट इज समथिंग, यू नो, इट इज 1 over एक्सपोनेंशियल ऑफ x, इन विच केस यू क्लियरली सी कि अगर ये 1 over एक्सपोनेंशियल x है, इससे ऑलवेज हैज टू बी ग्रेटर देन 0. एंड अगर इसे हमेशा ग्रेटर देन 0 होना है, सो आई थिंक दिस वुड सिंपली कंक्लूड दैट x has to be always greater than 0, or this would not be possible, would it?
तो इन दैट केस हमें पता चलता है कि x की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी, 2 से छोटी होगी, विच वुड इम्प्लाई दैट ये जो हमारा फंक्शन है एक्स स्क्वेयर एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स, ये हमेशा इंक्रीज करेगा इन दिस पर्टिकुलर डोमेन दैट इज बिटवीन द वैल्यू 0 and 2. So that would be a correct option in this case, right? And I think that would be the end of exercise 6.2. उसके अलावा 6.3 and 6.4 से there are not going to be any problems in the exams. जो कि problems आएंगी those would be from the maxima minima concepts. तो अगर 6.5 देखें, and here I'll look at only the few problems, क्योंकि सारे problems एक ही सिंगल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है. तो मैक्सिमम मिनिमा के केसेस में अगर आपके पास कोई फंक्शन है y विच इज़ वेल अ फंक्शन ऑफ x, तो आपको देखना है कि dy बाई डी एक्स अगर 0 है तो या तो ये एक मैक्सिमा है या फिर एक मिनिमा है या फिर एक सैडल पॉइंट है, जिसकी यहाँ पे डिस्कशन आई थिंक एनसीईआरटी में नहीं होगी. आई डोंट थिंक कि सैडल पॉइंट्स की डिस्कशन होगी. सो वी आर कंसिडरिंग ओनली या तो मैक्सिमा होगा या फिर मिनिमा होगा. अगर इसका सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड एक्स डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है, दैट इज d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर पॉजिटिव होगा, तब मैक्सिमा मिनिमा से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि मिनिमा होगा. अगर यही चीज़ नेगेटिव होगी तब ये मैक्सिमा होगा. d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर नेगेटिव होगा, इट्स मैक्सिमा, पॉजिटिव होगा मिनिमा. दोनों केसेस में एक चीज़ कॉमन है कि फर्स्ट डेरिवेटिव एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, उस पॉइंट पे, ऐसा नहीं कि एक्सप्रेशन ही 0 हो गया, उस पॉइंट पे ये हमारा बेसिकली मैक्सिमम मिनिमा दोनों के लिए dy बाई डी एक्स इज 0. तो लेट्स कंसिडर सम सिंपल केस. अगर पहला केस देखें, सो लेट्स नॉट इवन लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट्स टू बेसिक. You could just attempt in there and really get everything. There is nothing to solve of that. 9th question ही देख लेते हैं. sin x plus cos x एक एक्सप्रेशन हमें given है. So what is the maximum value of the function sin x plus cos x? इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो हमें पता है कि कहीं इसका मैक्सिमम होगा, तो मैक्सिमम पे इसकी वैल्यू होगी क्या? तो पहली चीज़ आपको देखना है कि dy बाई डी एक्स, अगर ये फंक्शन y है विच इज़ अ फंक्शन ऑफ वेल x, ये 0 होगा, तो इसका x डेरिवेटिव होगा क्या? साइन x का cos x, cos x का माइनस साइन x, cos x माइनस साइन x क्या हो गया? 0 के इक्वल हो गया. मतलब cos x साइन x के बराबर है, सो tan x 1 है, दैट इज साइन x बाई cos x. इफ cos x इक्वल साइन x, वेल tan x इज वेल 1, सो x यू नो इज 45 डिग्रीज और पाई बाई 4 रेडियन. 45 डिग्रीज के लिए साइन क्या होता है? 1/√2 होता है. कॉस क्या होता है? 1/√2 होता है. तो ये जो टोटल हमारा फंक्शन होगा एट 45 डिग्रीज, दैट इज 2/√2 विच इज़ वेरी वेल 2/√2 √2 के इक्वल होता है. तो ये हमारा आंसर हो गया. तो मैक्सिमम मिनिमा के कॉन्सेप्ट्स आई थिंक काफ़ी सिंपल होते हैं, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है, उसके ही बेसिस पे होते हैं, राइट. जहाँ पे जैसे आपका फोर्थ प्रॉब्लम है, दैट प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शंस डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा. इस केसेस में आपको सिंपली प्रूव क्या करना है कि अगर इनके मैक्सिमा मिनिमा नहीं है, मतलब कहीं एक ऐसा पॉइंट नहीं होगा जहाँ पे इनका एक्स डेरिवेटिव अगर एक्स के फंक्शन है. सो फर्स्ट प्रॉब्लम इज दैट ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स. तो e पावर एक्स, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहाँ पे e पावर एक्स 0 होगा, एटलीस्ट इन अ फाइनाइट रीजन. तो अगर e पावर एक्स का डेरिवेटिव या फिर e पावर एक्स खुद विच इज़ वेल e पावर एक्स कहीं 0 नहीं हो रहा है, दैट मीन्स इसका कहीं मैक्सिमा या मिनिमा है नहीं, राइट. सो इन दैट केस यू आर क्लियरली सीइंग कि इसका कोई मैक्सिमा मिनिमा नहीं है. जो सेकेंड है हमारा log x विच इज़ वेरी वेल 1/x, तो ये 1/x आपका 0 किसी भी फाइनाइट रीजन में नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर 1/x 0 होगा, दिस सिंपली इम्प्लाइज दैट x इन्फिनिटी होगा, विच डजेंट रियली एग्जिस्ट इन अ फाइनाइट डोमेन. एंड यहाँ पे हम लोग सिर्फ फाइनाइट डोमेन्स की ही बात करें. उसके अलावा कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, बट आई थिंक ये सारे वर्ड प्रॉब्लम्स उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड हैं. लाइक द 11th प्रॉब्लम, इट इज़ गिवन दैट x equals 1 the function x power 4 minus 62x square plus ax plus 9 attains its maximum value on the interval between 0 and 2. Find the value of a.
So all you have to do is differentiate it and will after differentiating equate it to 0. वहाँ से between this interval हमें given है कि between this interval ये अपनी maximum value attain करता है. From there you can simply find the value of a, and that would be too simple. The same we have the 12th problem, or let's consider the 13th problem. Find two numbers whose sum is 24 and whose product is as large as possible. So x plus y is 24. आपको पता है कि अगर x plus y 24 है, you can always consider कि y is 24 minus x. तब इनका product that is x times y can be written as x times 24 minus x. Now you use the product rule of differentiation, and after doing that you can clearly equate this with 0, जो कि as large as possible इनका product है. मतलब इनका product with respect to x only आपने differentiate किया and then equate it to 0. Then just do the algebra. So जो भी कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने सीखे हैं उन्हीं के बेसिस पे ये सारे वर्ड प्रॉब्लम्स भी हैं. देयर इज़ रियली नथिंग न्यू एक्सेप्ट कि यहाँ पे कुछ सरफेस एरियाज़ के आपको फॉर्मूलाज याद होना चाहिए, बट देयर इज़ नथिंग एल्स, नथिंग न्यू इन दैट. सो आई थिंक आई विल जस्ट कंक्लूड द एक्सरसाइज एट दिस पॉइंट ओनली. That was all for today's video of mine on applications of derivatives, and thanks to all viewers.